जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज का हमारा जो हिस्ट्री का क्लास है, क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है ईंटें, मनके तथा अस्थियां। इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे कि आखिर ये जो ईंटें, मनके, अस्थियां, इसमें हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं। ईंटें, मनके और अस्थियां हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम पढ़ते हैं। तो हम आज हड़प्पा सभ्यता के बारे में इस क्लास में पढ़ेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का खोज कैसे हुआ, उसका खोज कौन किया, उसका सर्वेक्षण कौन किया, उसका जो जानकारी आखिर किसने दिया। ये सब जानकारी आज हम इस वीडियो के दौरान आप सभी को देंगे। अगर आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा तो आपको जो हड़प्पा सभ्यता का शुरुआत कैसे हुआ यह प्रॉपर समझ में आएगा। इसीलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें और एक ऐसी सभ्यता के बारे में जानें जिसे जानकर आपको आश्चर्य होगा कि क्या इतने सालों पहले भी क्या ऐसी एक सभ्यता थी जहाँ पे शहरीकरण था, वहाँ नगर था, सुव्यवस्थित सड़कें थी, नालियाँ ढकी हुई थी। ये सारी जो व्यवस्थाएं थी वो हड़प्पा सभ्यता में मौजूद था। ऐसा लगता था कि हड़प्पा सभ्यता एक शहर था, एक शहर का निर्माण है, एक नगरीकरण उस समय हुआ करता था। इस सारी बातों को हम हड़प्पा सभ्यता में हमें जानने को मिलता है। हड़प्पा सभ्यता को सोचने से ही हमें आश्चर्य होता है। क्यों आश्चर्य होता है? क्योंकि आज 2026 में हम लोग चल रहे हैं, तब भी देखिएगा कि बहुत सारे ऐसे गांव होंगे जहां की सड़कें सही नहीं है, नालियां अभी तक खुली हुई है, कोई अच्छा ढंग से व्यवस्था अभी तक नहीं है। लेकिन सालों पहले, आज से बहुत साल पहले, 100 साल पहले, 200 साल पहले नहीं, करीब 2600 ईसा पूर्व पहले की बात है, जब क्या था, एक नगरीकरण का हम लोग को देखने को मिलता है, एक नगरीकरण देखने को मिलता है। तो ये सारी इंटरेस्टिंग टॉपिक आज हम रिकवर करेंगे। आप लोग देखिए और समझिए। ये जो चैप्टर है वो सिर्फ क्लास 12th के बच्चों के लिए नहीं, वो अगर कोई आप और भी किसी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इसको देखिए, आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। क्लास 12th में जितने भी बच्चे आर्ट्स पेपर पढ़ रहे हैं, वो आर्ट्स पेपर लेकर पढ़ रहे हैं, वो ये नहीं सोचिए कि हमको पास होना है। आप ऐसे पढ़िए कि अगर आपको 2-3 साल के बाद अगर कोई कंपटीशन एग्जाम देना होगा तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी कि हमको कंपटीशन एग्जाम में बैठेंगे तो हमको फिर से उसी का तैयारी करना पड़ेगा। होता कुछ नहीं है, 11th-12th का ही सिलेबस आगे कंपटीशन में भी आता है। आप जो ये हड़प्पा सभ्यता क्लास 12th में पढ़ रहे हैं, आप गौर कीजिएगा, आप सर्च कीजिए मोबाइल पे कि यूपीएससी का हिस्ट्री या पॉलिटिकल साइंस, या तो सारा जो है वो हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस क्या है, 12th का है, 6 to 12th है। कोई अदर जगह से तो उठा के नहीं लेके आया है ना। लेकिन जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, क्लास 12th 11th में जाते हैं तो क्या करते हैं, 3 महीना में हम तैयारी कर लेंगे। वो 3 महीना में आप क्या तैयारी कर लीजिएगा? हाँ, वही ना कीजिएगा कि ऊपरे से पढ़िएगा और एग्जाम को सिर्फ पास कीजिएगा। अगर आपको डीपली नॉलेज लेना है तो इसको पूरा डीपली पढ़िए ताकि आपको समझ में आए और आपका ये 2 साल क्या हो, यूज हो। इसको बर्बाद मत कीजिए। ये 2 साल जो आराम से पढ़ लिया, उसको आगे कंपटीशन के लिए सोचना नहीं पड़ता है। इसीलिए आप इस क्लास को देखिए, बहुत ही अच्छा क्लास है और समझ में आएगा अगर अच्छे से इंटरेस्ट के साथ पढ़िएगा तब। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। थोड़ा सा हम रिकॉल करते हैं, पिछले क्लास में हमने बताया था प्राग इतिहास के बारे में। प्राग इतिहास में हम बताए थे उत्तर पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, इसके बारे में हमने बताया था। उसमें जो भी आदि मानव थे वो क्या करना नहीं जानते थे, तो ना लिखना जानते थे ना पढ़ना जानते थे। वो लोग अपना जो विचार है, अगर कुछ बोलना होगा तो शायद इशारा में बात करते होंगे। लेकिन जो हमारा आदि इतिहास है, आदि इतिहास में हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं, अपना वैदिक काल के बारे में पढ़ते हैं। तो आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ रहे हैं आदि इतिहास में। तो आदि इतिहास उस कालखंड को कहा जाता है जिसमें मनुष्य लिखना तो जान गया था लेकिन पढ़ना नहीं जाना था। लिखना तो जाना लेकिन वो पढ़ नहीं सका। इसका लिखा हुआ हम लोग भी आज तक कोई भी
क्या है जो खोज करता है, जो भी वो अभी तक नहीं पढ़े हैं, जो इतिहास में ऐसा लिख के गया कि अभी तक कोई इसको पढ़ ही नहीं पाया। डॉक्टर होगा, क्योंकि डॉक्टर का लैंग्वेज अधिकतर कोई नहीं पढ़ पाता है। तो आदि इतिहास में जो लिखा है वो पढ़ नहीं सका। तो आदि इतिहास काल में क्या हुआ, लोग लिखना जान गए। लोग लिखना आदि इतिहास काल में जानते थे, कुछ वो लिख देते थे। जो भी उनको होता था वो ईंट पे हो गया, पत्थर पे हो गया, में वो लिख देते थे। ये प्राचीन इतिहास में भी आता है। सिंधु घाटी सभ्यता प्राचीन इतिहास में भी आता है। तो हम सिंधु घाटी सभ्यता की ओर चलते हैं और इसको क्लास को हम शुरू करते हैं। देखिए, ये रेडियो कार्बन C14, ये 14 है। रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति, रेडियो C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के दौरान सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व मानी गई है। देखो, बहुत सारा ऐसा बुक में जो 27 ईसा पूर्व दिया गया है, कुछ 2400 ईसा पूर्व दिया गया है। लेकिन जो हमारा NCERT बुक है, NCERT बुक में क्या लिखा गया है कि जो 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक क्या चला, हमारा सिंधु घाटी सभ्यता चला। 1900 ईसा पूर्व के बाद हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया और चला शुरू कब हुआ, 2600 ईसा पूर्व। 2600 ईसा पूर्व से लेके 1900 ईसा पूर्व तक हमारा सिंधु घाटी सभ्यता चला। देखिए, यहाँ आप देख सकते हैं कि ये रेडियो C14 क्या है, रेडियो कार्बन C14 का इसके मतलब होता है कि इसमें जो कार्बन की मात्रा जितना ही कम माना जाता है, जिस चीज में कार्बन का मात्रा जितना ही कम माना जाता है, वो क्या होता है, वो उतना ही आपको कह सकते हैं, वो उतना ही प्राचीन माना जाता है। क्या माना जाता है, उतना ही प्राचीन माना जाता है। जिसमें C14 का कम होगा उसको। देखो, इसका जो खोज है, ये C14 का खोज किसने किया, अमेरिका का जो वैज्ञानिक थे, अमेरिका के एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक शास्त्री थे वीएस लीवी द्वारा इस पद्धति का खोज हुआ। वीएस लीवी जो थे वो क्या किए, C14 जैसी नवीन पद्धति का खोज किए। इसके दौरान जो कार्बन की मात्रा जिसमें जितना कम रहता है वो उतना ही प्राचीन माना जाता है। ये वैज्ञानिक कहाँ के थे, तो अमेरिका के थे। इसका खोज 1946 ईस्वी में हुआ था। ये आप ध्यान में रखिएगा। किसका खोज, तो आपका C14 का खोज हुआ था। हमने क्या बताया कि प्राचीन जितना भी C14 की मात्रा जितना भी कम रहेगा, कार्बन की मात्रा जितना कम रहेगा, वो उतना ही प्राचीन रहेगा। तो हम C14 के बारे में आपको पता लग गया। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये रेडियो कार्बन C14 क्या है। हम भी जब पढ़ते थे तो हमको ये नहीं समझ में आता था कि डायरेक्ट टीचर क्या करते थे, रेडियो कार्बन C14 बताकर ये नवीन पद्धति पढ़ा देते थे, तो हमको नहीं समझ में आता था। तो हम सोचे कि यह प्रॉब्लम आप लोग के साथ ना हो, इसीलिए हम थोड़ा इसके बारे में आप लोगों को बता दिए कि C14 क्या है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसका खोज, इसका जो शुरुआत है वो 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक चला। ये आप ध्यान में रखिएगा। अब देखो, इसका प्रारंभिक सर्वेक्षण और सूचना। आखिर हड़प्पा सभ्यता को खोजा कैसे गया, हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे हुई। किसी भी सभ्यता को खोज ऐसा ही तो नहीं हो जाएगा, उसका खोज कोई करेगा तभी ना होगा। उसके लिए हम आज पढ़ते हैं कि इसका खोज कौन किया। तो देखिए, जो चार्ल्स मैसन थे 1826 ईस्वी में, 1826 ईस्वी में जो ये हड़प्पा सभ्यता है वो भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पे है। तो भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पे क्या है, आपका ये हड़प्पा सभ्यता है। तो वहाँ पे क्या रेलवे लाइन बिछाया जा रहा था, तो रेलवे लाइन बिछाया जा रहा था। तो वहाँ काम चल रहा था। तो काम के दौरान वहाँ पे ईंटे की जरूरत पड़ा, तो मजदूरों से ईंटा मंगाया गया। तो वहीं एक मजदूर बोलता है, यही तो एक खंडहर है जहाँ पे घर बना हुआ है, वहाँ ईंटा है, वहीं से हमने ये ईंटा लाया है। वो देखे कि अरे ये ईंटा तो आप
प्राचीन दिख रहा है, ये ईंटा तो आज का नहीं है, इसमें जो लिखा है वो हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है, ये कैसा ईंटा है। तो इस पे क्या हुआ, चार्ल्स मैसन ने सबसे पहले अपने यात्राओं के दौरान हड़प्पा के प्राचीन टीलों का उल्लेख किया और बताया कि यहाँ एक बहुत पुरानी बस्ती थी। जो चार्ल्स मैसन थे वो क्या की 1826 के बात है, सबसे पहले 1826 ईस्वी में जो चार्ल्स मैसन होते हैं वो आते हैं, यात्रा करते हैं। तो यात्राओं के दौरान वो हड़प्पा में पहुंचते हैं। हड़प्पा की जो टीला होता है, हड़प्पा जहाँ पे हड़प्पा था आपका पाकिस्तान और भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पे जहाँ पे हड़प्पा है, वहाँ पे कौन पहुँचते हैं, चार्ल्स मैसन। और वहाँ पे वो यात्रा कर रहे थे, वो घूम रहे थे, तो घूमते घूमते वो देख रहे थे कि अरे ये लगता है ना कोई प्राचीन टीला है। वो बता रहे थे कि लगता है ये क्या कोई प्राचीन टीला है, यहाँ लगता है कोई पुरानी बस्ती बसी होगी। ये कौन कहते हैं, चार्ल्स मैसन कहते हैं। 1826 ईस्वी में ये इसका क्या करते हैं, ये इसके बारे में बताते हैं, चार्ल्स मैसन इसकी जानकारी देते हैं। उसके बाद